जो डिसेबल बच्चा है वो अपने पेरेंट्स का महंगा तरीन बच्चा होता है। मेरा नाम शगुफ्ता खानम है और मैं जीना चाहती थी और मैंने अपनी जिंदगी को जिया। क्या आप जी रहे हैं और आप जीना चाहेंगे? मैंने अपनी जिंदगी किस तरह गुजारी मैं आपको सुनाती हूँ इसकी एक मजेदार सी कहानी। PhD स्कॉलर, ग्रेड 17 की टीचर और सोशल वर्कर शगुफ्ता खानम की कहानी शुरू होती है 6 माह की उम्र में, जब इन्हें पोलियो का अटैक हुआ, क्योंकि बहुत से बच्चों की तरह इनकी भी वैक्सीनेशन नहीं हो सकी। कि हुआ ये कि मैं एक घर में पैदा हुई, वो घर जो कि बड़ी उम्मीदों के साथ जिंदगी की एक नई किरण के साथ अपने किसी बच्चे को देखता है, और कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से, मेरी वैक्सीनेशन ना होने की वजह से मुझे इस व्हील चेयर ने आके घेर लिया। ये मेरी माजूरी की इब्तिदा थी, वो माजूरी जिसमें कि इंसान चल फिर नहीं सकता, उठने बैठने में उसको मसला है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने में मसला है। आपको पता है कि हमारे जो माशरे में चूँकि माजूर लोगों के मतलब डिसेबिलिटी से रिलेटेड कोई ऐसी अवेयरनेस नहीं है। हम लोग एक दूसरे के लिए बस सिंपैथी रखते हैं। किसी भी माजूर बंदे को देख के हम लोग कोई भी एक जो वर्ड बोलते हैं वो कहते हैं हाय बेचारा ऐसे था, हाय बेचारी है। तो मुझे भी ऐसे कई वर्ड सुनने को मिलते थे जो पहले मेरी फैमिली को बोले जाते थे कि देखिए आपकी बच्ची है, आपके घर तो बेटी पैदा हो गई है, ऊपर से ये माजूर हो गई है, तो ये किस तरह ज़िंदगी गुजारेगी। तो ऐसी बहुत सी बातें थी, लेकिन मैं उन सब चीज़ों को सुन के मैं जमा किए जा रही थी कि नहीं, ये मुझे ऐसे कह रही है तो ऐसे क्यों कह रहे हैं। तो मुझे उन सब चीज़ों को देखना था और एनालिसिस करना था और अपनी लाइफ को उन सारी चीज़ों को एलिमिनेट करते हुए एक बिल्कुल स्मूथ ट्रैक के ऊपर लेके आना था। तो मैंने ये किया। शगुफ्ता का कहना है कि किसी घर में माजूर बच्चा वालिदैन के लिए सबसे महंगा बच्चा होता है, क्योंकि इसकी तालीम और तरबियत के लिए खसूसी इंतजामात पर खर्च भी ज्यादा आता है। हमेशा मैं ये वाली बात जो जरूर कोट करती होती हूँ कि एक जो डिसेबल बच्चा है वो अपने पेरेंट्स का महंगा तरीन बच्चा होता है, क्योंकि उसको कहीं भी लेके आने जाने में उनके जो पेरेंट्स हैं उनको स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन हायर करनी पड़ती थी। तो मेरे लिए भी यही इशू था कि मैंने कहीं भी जाना था तो मेरे भी पेरेंट्स मेरे लिए सारी चीज़ें अरेंज करते थे, लेकिन मेरी कोशिश होती थी कि मैं ज़्यादा उनके ऊपर एक बोझ ना बनूं, और उस बोझ को ख़त्म करने के लिए फिर मैं लोकल भी ट्रैवल कर लिया करती थी। लाइक यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर मैं आम जो ये बसेस होती हैं मज़दा वगैरह उसमें बैठ के, और सम टाइम जो लोग मुझे मतलब मेरे फादर मुझे बस में बिठा के चले जाया करते थे, और बाज़ दफ़ा मेरी क्लास होनी होती थी यूनिवर्सिटी में, लेट हो रही होती थी तो जगह नहीं होती थी, तो मैं इस चीज़ को बॉदर नहीं करती थी कि सीट नहीं है। मैं कहा ओके फाइन, नहीं है सीट, में नीचे बैठ के ज़मीन पे बैठ के ही तो जनाब जा रही हूँ। और लोग मुझे देखते थे, और यहाँ वहाँ पे भी उनको ये इतराज़ थे कि अच्छा तो ना पढ़ने जाए अगर इतनी ही तकलीफ़ है इसको। तो मतलब मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन लोगों को चूँकि देखने में लगता था कि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, तो वो इस तरह के कमेंट्स करते थे। शगुफ्ता इस मामले में खुशकिस्मत रहीं जिन्हें वालिद और दादा जान की मोहब्बत के साथ साथ तालीम हासिल करने का मौका भी मिला, वरना तो दुनिया में लाखों माजूर अफराद हर साल तालीम से महरूम रह जाते हैं। डिसेबिलिटी से रिलेटेड अगर देखा जाए तो मेरे फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हर मामले में, पढ़ाई में, बाहर आने जाने में, सारी चीज़ें। तो इस मामले में अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि ऐसी फैमिली अगर हर डिसेबल को मिल जाए तो वो अपनी एजुकेशनल कैरियर को, अपनी जो भी उसकी पूरी लाइफ का एक्सपान है, सारे वो सब चीज़ें बहुत इजी हो जाएंगी। और मेरी फैमिली ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हर मामले में, हर एक चीज़ पे सपोर्ट किया। कभी किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम उन्होंने मेरे लिए क्रिएट नहीं होने। शगुफ्ता कभी थकने लगती तो इसके वालिदैन इसे सहारा देते, इसे हौसला देते, इसे उम्मीद देते कि इसे हरी पेंसिल वाला ऑफिसर बनना है। लेकिन उस मजदूरी के साथ साथ जब मैंने बचपन में स्कूल ज्वाइन किया, मेरे घर वाले मुझे अपने कंधों पे बिठा के, मेरे दादा वो मुझे साइकिल की बैक सीट के ऊपर बिठा के स्कूल लेके जाया करते थे, बहुत प्यार के साथ मुझे वहाँ छोड़ के आया करते थे। मेरे क्लास फेलोज, मेरे स्कूल टीचर्स मेरे साथ हमेशा बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव रहे। कभी ऐसा भी हो जाता है कि दादा अबू या घर वाले लेट हो जाते और मैं रो भी लेती कि हाय आज आए नहीं हैं, स्कूल में मैं अकेली हूँ, मुझे डर लग रहा है। लेकिन जैसे ही मेरे दादा आते और मुझे मेरी एक नई ढारस बांध के जाते, मुझे नई एक मोटिवेशन दे के जाते, रास्ते में मेरे साथ बातें करते आते कि बेटा देखा आज मैं लेट हो गया ना, उसके लिए सॉरी, लेकिन तुमने एक बड़ा ऑफिसर बनना है।
ऐसा ऑफिसर जिसके अंडर इतने ज़्यादा लोग हो, तुम कभी अकेली ना हो, एक हरे पेंसिल वाला अफसर मेरा बेटा बनेगा। ऐसी मोटिवेशन के साथ वो मुझे घर लेके आए और मुझे बताया, पढ़ाया, लिखाया। मैंने मैट्रिक किया, उसके बाद मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया और मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी सारी एजुकेशन हासिल की। मैंने बीकॉम में गोल्ड मेडल लिया, उसके बाद मैंने एमकॉम किया। उसके बाद मैंने सोचा कि ज़िंदगी तो मेरी है और मैं एक माजूर हूँ। माजूरी मेरे लिए कोई एम्बैरसिंग चीज़ नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस एजुकेशन को छोड़ के अपनी एक अच्छी एजुकेशन, जो अपने मुतल्लिक एजुकेशन है मेरी, तो मैंने स्पेशल एजुकेशन में मास्टर्स किया। उसके बाद मैंने एमफिल किया और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह पीएचडी कर रही हूँ। तालीम हासिल करने के बाद दीगर स्पेशल अफराद की तरह शगुफ्ता खानम को भी मुलाजमत हासिल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इंटरव्यू लेने वालों को इनकी व्हील चेयर पर पड़ी डिग्रियां बेकार लगती और ये ज़िंदगी का सफ़र यूं ही नहीं चला। जब मैंने मास्टर्स कर लिया तो मैंने जॉब सर्चिंग की और उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी कि मुझे जॉब पे नहीं लगते थे। वो देखते थे कि मैं व्हील चेयर पे हूँ, लेकिन उस व्हील चेयर के ऊपर ये नहीं देखते थे कि मेरे पास कितनी डिग्रीज हैं। मुझे बहुत सी जगहों के ऊपर डिनाइल हुआ कि अच्छा हम आपको बुलाएंगे, आपके पास बड़ी अच्छी बहुत ज़्यादा डिग्रीज हैं, हम आपको ज़रूर बुलाएंगे जॉब पे, लेकिन मुझे कभी भी कोई कॉल नहीं आती थी। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। फिर मेरी फर्स्ट सिलेक्शन वापडा में हुई एज अ कमर्शियल असिस्टेंट 14 ग्रेड में। मैंने 8 महीने लेस्को में काम किया। उसके बाद फिर मेरी एज अ सीनियर स्पेशल एजुकेशनिस्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसमें 17 ग्रेड में अपॉइंटमेंट हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 10 साल से जो हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, जो सुन और बोल नहीं सकते, मैं उनको टीच कर रही हूँ। अब शगुफ्ता बच्चों को पढ़ाने और खुद पढ़ने के साथ साथ स्पेशल बच्चों की बहाली के लिए भी काम कर रही हैं। वो चाहती हैं कि स्पेशल बच्चे मुस्तकबिल के लीडर बने, अपनी माजूरी को अपनी ताकत बनाएं। मेरी जॉब के साथ साथ मैंने अपनी एजुकेशन को बिल्कुल नहीं रोका। मैंने ऐसे ही अपनी एजुकेशन को जारी रखा। एजुकेशन में रहते हुए ही मैंने बीएड किया, फिर मैंने एमफिल किया। मैं पीएचडी भी अपनी जॉब में ही रहते हुए कर रही हूँ और उसके साथ साथ मैं बहुत सोशल वर्क कर रही हूँ। एक डीपीओ है जिसमें मैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मेरे जो और साथी हैं हम लोग सारे मिल के हम लोग ने डीपीओ बनाई हुई है। और स्पेशल हमारे पास कोई 19 बच्चे हैं जो डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं। हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी एजुकेशन, उनका खाना पीना, स्टडीज़, ताकि हम लोग अपने जैसे अच्छे फ्यूचर लीडर्स बना सकें। और वही जो बच्चे जो हम लोग रिमोट एरिया से लेके आए हुए हैं अपने इदारे में, वो अपने इलाकों में जाके हम जैसे जो सर्विसेज अपने प्यारे अपने जैसे साथियों को दे रहे हैं वैसी दे सकें। मेरी बहुत बचपन से विश थी कि मैं अल्लाह ताला का घर देखूं और मैं हमेशा सोचती थी, और मैंने अपने और जो मेरे दूसरे दोस्त थे डिसेबल लोग, उनसे भी काफ़ी कंसल्ट किया कि वहाँ जाएं तो क्या क्या इश्यूज़ आते हैं एक व्हील चेयर यूज़र को जहाज़ में आना जाना ये वो। तो वो उन्होंने बताया कि बहुत इस तरह के बड़े इश्यूज़ आते हैं। तो मेरी विश हमेशा से रही कि मैं मतलब मुझे भी अल्लाह पाक का घर देखना है और मैं भी वहाँ जाऊँ। तो जब मैं मतलब अचानक से मेरी फैमिली जा रही थी, उन्होंने कहा कि जी शगुफ्ता भी साथ जाएगी, और फिर हम लोग वहाँ गए। और चूंकि मेरी फैमिली के माशाल्लाह 11 लोग थे वो गए हुए साथ, तो मुझे उन्होंने ऐसे सपोर्ट किया हुआ था कि जैसे कोई फूल उठाया होता है और वो जहाँ लेके जा रहे हैं सारी हर्डल्स दूर हो रही हैं। और मैंने अल्लाह मियाँ का घर जाके देखा। और दूसरी बात ये कि वहाँ पे जो तवाफ़ करते हैं, जो ऊपर बरामदा बना हुआ ना स्पेशल व्हील चेयर यूज़र्स को सिर्फ वहीं पे अलाउ है, तो नीचे जाना नहीं अलाउ। तो मैं सामने खाना काबा की बैठी ना ऊपर बरामदे में दुआ कर रही थी। मैंने कहा अल्लाह अपने घर बुलाते हैं किसी को और अपने घर बुला के तो अपने पास भी नहीं आने देते, ऐसे तो नहीं करते ना अपने बंदों के साथ। मैं यही सोच में थी कि मेरी छोटी सिस्टर आई और आके कहती भाजी आज आपको नीचे लेके जाना, हर हाल में जैसे भी लेके जाना है तो जाएंगे। और फिर वही हुआ, हम लोग एलिवेटर से उन शुरतों से छुपा के नीचे चले गए। और फिर मैंने अल्लाह ताला के घर को जाके बाकायदा हाथ लगाए, चूमा, और मेरी ये विश पूरी हुई। जिंदगी में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ गेन किया है। अभी मेरी एक छोटी सी विश बाकी है, वो विश ये है कि मैं बाहर अब्रॉड जाके हायर एजुकेशन जो है वो हासिल कर सकूं। अभी मेरा रिसर्च प्रपोजल चल रहा है पीएचडी का, और मेरी विश है कि मैं ये जो है रिसर्च बाहर से किसी और अब्रॉड यूनिवर्सिटी से बाकायदा मुझे गवर्नमेंट सपोर्ट करे, ना कि मुझे कोई खैराती इदारा। मैं इसको डिज़र्व नहीं करती हूँ, मैं ये डिज़र्व करती हूँ कि गवर्नमेंट मुझे खुद सपोर्ट करे और मुझे स्कॉलरशिप के ऊपर बाहर भेजे और मैं पीएचडी वहाँ से कंप्लीट करके आऊँ। और ये थी मेरी कहानी, और इस कहानी के पीछे और भी बड़ी बातें हैं जो कि बहुत लंबी हो सकती हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों मुसीबतों को दूर करते हुए
मैंने अपनी ज़िंदगी को जिया है इस माजूरी के साथ, इसको स्ट्रेंथ बनाते हुए। क्या आप जी रहे हैं? नहीं जी रहे हैं तो आएं, उन सारी हर्डल्स को, उन रुकावटों को पीछे करें और अपनी ज़िंदगी को उन नॉर्मल लोगों की तरह गुजारें। तो क्या हुआ कि अगर मेरे पाँव नहीं है, मैं सोच तो सकती हूँ, मैं जी तो सकती हूँ, मैं पढ़ तो सकती हूँ और मैं एक नौकरी तो हासिल कर सकती हूँ। आप भी कर सकते हैं।